चलिए, तो आज हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो पार्ट था इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो इसके पहले हम लोग इसके सारी बेसिक बातें देख लिए थे। तो आज हम लोग देखेंगे चुंबकीय प्रेरण यानी मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। देखिए, अब इसकी परिभाषा की बात करें, ठीक है, तो जब किसी लौह पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो लौह पदार्थ में स्वतः चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है और इस स्वतः होने वाली परिघटना को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर कोई लौह पदार्थ है, इसको आप चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए तो वो स्वतः क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा, यानी उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाएगा। तो इसी घटना को हम क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा चुंबक है और उसको एक डब्बे में बंद कर दीजिए। बड़ा सा चुंबक को क्या करिए, प्लास्टिक के डिब्बे में, और उस प्लास्टिक के डिब्बे में छोटे छोटे लोहे के टुकड़े डाल दीजिए 2-4 दिन के लिए। तो जानते हैं क्या होगा, वो जो छोटे छोटे लोहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा चुंबक बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे, क्योंकि जो छोटे छोटे लोहे के टुकड़े हैं वो कहां रखे गए हैं, चुंबक के पास, यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए हैं तो ऑलरेडी चुंबक बन जाएगा, ठीक है। तो यही परिभाषा है कि जब किसी लौह पदार्थ को बाह्य क्षेत्र में रखा जाता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो लौह पदार्थ में स्वतः चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस स्वतः होने वाली परिघटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेंगे। इसीलिए पृथ्वी के भीतर जमीन में अगर कोई आप लोहा का टुकड़ा जमीन में गाड़ दीजिए तो थोड़ा थोड़ा चुंबक बन जाता है। अगर कोई लोहा ले लीजिए और उसको जमीन में गाड़ दीजिए, ठीक है, और उसको 4-6 महीने बाद निकालिए तो वो लोहा के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचता है। क्यों, पृथ्वी भी एक बड़े चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अब तो मतलब पृथ्वी के केंद्र में यानी कोर में, ठीक है, मैग्नेट जैसा कोई चीज है, तो मैग्नेट जैसा कोई चीज है तो कहीं ना कहीं पृथ्वी भी अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है तो भी चुंबक बन जाता है। ये सारी चीजें एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं। अब देखो, जैसे अब देखा जाए तो देखिए, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, यन से यस की ओर जा रहा है। अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई रख दिया जाए क्या, चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र में कोई लोहा रख दें, क्या रख दें, लोहा, तो कोई लोहा रख देंगे, देखिए, तो इसके अंदर तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही जाएगा अंदर, तो अंदर ऐसे जाएगा तो बाहर का डायरेक्शन ये हो जाएगा, नहीं होगा, बाहर का ये हो जाएगा। तो जब बाहर का ये हो जाएगा तो इस तरफ नॉर्थ, इस तरफ साउथ उत्पन्न होगा। यानी जब किसी लौह पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें ध्रुव कैसे उत्पन्न होते हैं, विपरीत। इधर नॉर्थ है तो कौन उत्पन्न हुआ, और इधर साउथ है तो कौन उत्पन्न हुआ, तो विपरीत उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, विपरीत। बात समझ में आया, देख लो, विपरीत उत्पन्न हो गया, ठीक, ये नॉर्थ साउथ तो उल्टा हो गया। अब विपरीत उत्पन्न हुआ है तो चुंबकीय बल रेखाएं भी क्या होंगी, विपरीत। अब देखो, इसकी चुंबकीय बल रेखाएं उधर जा रही हैं और चुंबक का तो विपरीत हो गया, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, काटेंगे। जब चुंबक के पास, तो अगला स्टेप में देखो क्या होगा, अगर काटेंगे तो चुंबक के पास बल रेखाएं क्या होंगी, विरल। अगर किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे, चुंबक के जो पास वाला एरिया है वहां, यानी जो लौह पदार्थ के पास वाला एरिया है वहां पे चुंबकीय बल रेखाएं विरल होंगी। क्या होंगी, ये नहीं है तो विरल ही नहीं होगा, ये इफेक्ट होता है। अब इसी बात को देखिए लिखा भी है कि माना कोई लौह पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो लौह पदार्थ के भीतर बल रेखाओं की दिशा बाह्य चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा के समान होती है, परंतु लौह पदार्थ के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत बताए हैं ना। आगे देखिए, परिणाम स्वरूप चुंबक के भीतर बल रेखाओं की सांद्रता बढ़ जाती है, चुंबक के भीतर बढ़ जाती है, और लौह पदार्थ के समीप बल रेखाएं क्षीण, क्षीण का माने कमजोर, दुर्बल या विरल हो जाती है। कोई दिक्कत, समझ आ जाएगा। अगर ये आता है 4 नंबर में तो परिभाषा चित्र इतना लिख देते हैं, आपका नंबर कोई नहीं काट सकता। एटलीस्ट 6 नंबर में भी अगर आप थोड़ा सा जो हम एग्जांपल बताएं लोहे वाला रख देंगे, बन जाएगा, ये प्रश्न आपका 6 नंबर का भी तैयार हो गया और 4 नंबर में आने की पूरी संभावना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला है चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल।
अब ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि चुंबकत्व का परमाणु मॉडल है क्या। देखते हैं, केवल थोड़ा समझ लीजिए। देखिए चुंबकत्व उत्पन्न कैसे हुआ? जब तक आवेश गति नहीं करेंगे चुंबक उत्पन्न, जब तक आवेश गति नहीं करेंगे चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होने वाला। तो आवेश गति कहां करते हैं? परमाणु में। अरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन लगातार क्या करते हैं? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अच्छा, नाभिक के चारों चक्कर भी लगाते हैं और ऐसे ऐसे घूमते भी रहते हैं। तो चक्रण और क्या नाम है, घूर्णन दोनों करते हैं। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्रण और घूर्णन। चक्रण का मतलब क्या हुआ? परिक्रमा करो। क्या करो? और घूर्णन का मतलब अपने स्थान पे घूमो। जैसे लट्टू, लट्टू अपने स्थान पे घूमता है, अपने स्थान पे। पंखा अपने स्थान पे घूमता है, घूर्णन हो गया। और आप किसी ग्राउंड का चारों ओर दौड़िए तो परिक्रमा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन परिक्रमा प्लस घूर्णन दोनों करता है। तो मतलब दो कारणों से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए परमाणु मॉडल, ठीक है ना, हम जानते हैं, ठीक है ना, हम जानते हैं कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। अब परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है जिसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है इसलिए परिक्रमण के कारण एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। साथ ही इलेक्ट्रॉन अपने धुरी पर चक्रण करते हैं, मतलब घूर्णन करते हैं, जिसके कारण भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। लेकिन अधिकांश भाग किसके कारण उत्पन्न होता है? चक्रण के कारण। ध्यान दीजिएगा, चक्रण के कारण ज्यादा उत्पन्न होगा, ठीक है, अब परिक्रमण के कारण कम होगा। चक्रण का मतलब ये हुआ, चक्रण का मतलब ये हुआ। अब परिक्रमण का मतलब परिधन, परि माने चारों ओर, परिक्रमण का मतलब पूरा ऐसे घूम रहे हैं। अब चक्रण का मतलब क्या हुआ? चक्र जैसा, चक्र घूमता है अपनी जगह पे। तो समझ में आ गया ना? तो अधिकांश किसके कारण होगा? चक्रण के कारण ज्यादा होगा। अब परिक्रमण के कारण न के बराबर होगा। समझ में आ गया? प्रत्येक पदार्थ किससे बना होता है? परमाणु से। परमाणु के केंद्र में कौन होता है? धनावेशित नाभिक। नाभिक के चारों चक्कर कौन लगाते हैं? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? परिक्रमण प्लस चक्रण, दोनों कारण क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय आघूर्ण। ज्यादा किसी कारण, बस ये लिखना है। यही हो गया परमाणु मॉडल, खत्म। आसान है कि नहीं है? एकदम आसान है। अब चुंबकत्व के परमाणु मॉडल के आधार पर चुंबक का वर्गीकरण, इन चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण तो तीन प्रकार के होते हैं। बहुत ज्यादा आपको नहीं समझना है, ठीक है ना। देखिए, तो इस मॉडल के आधार पर चुंबकीय पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। नाम याद कर लीजिए, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, तीनों के नाम याद कर लीजिए। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। देखो, प्रति का मतलब होता है प्रतिकर्षण। प्रति का मतलब ऐसा पदार्थ जो चुंबक के पास ले जाए तो चुंबक से दूर भागे। ऐसा पदार्थ जो चुंबक के पास ले जाए तो चुंबक से दूर प्रतिकर्षित हो, वो क्या कहलाएंगे? अनुचुंबकीय मतलब धीरे से आएगा, अनुचुंबकीय मतलब, लौह चुंबकीय मतलब तेजी से आएगा। बस यही परिभाषा है। अब देख लो, देखो क्या है? ऐसा पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं। विपरीत दिशा में क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं, विपरीत दिशा में, तथा शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास ले जाने पर प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब इनके चुंबकत्व को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिंक, बिस्मथ, कॉपर, चांदी, सोना, नमक, पानी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और मरकरी, पारा मरकरी। समझ में आ गया? तो ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, मतलब प्रतिकर्षित होते हैं। कोई समस्या? एग्जाम्पल भी हो गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये आप देख लीजिएगा, ये आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है ना। ये भी आप देख लीजिएगा, आपके सिलेबस में नहीं है, तो चूंकि इसलिए हम बहुत बता नहीं रहे हैं, ठीक है ना। अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है? तो ऐसे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से आकर्षित होते हैं। कैसे?
तो मामूली से आकर्षित होते हैं तो क्या नाम होगा उनका? अब पदार्थों का यह गुण क्या कहलाएगा? एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, प्लेटिनम और Mn मैग्नीज, कॉपर क्लोराइड, लोहा, ऑक्सीजन आदि के लवण, ये अणुचुंबकीय होंगे। ठीक है, अब आते हैं लौह चुंबकीय। तो ऐसे चुंबकीय पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में तेजी से आकर्षित होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं तथा इनके गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। चलिए, अब व्याख्या आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब आपका अगला हेडिंग है किसी धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके बारे में। ठीक है ना, देखिए इसमें क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई तार है, आपको दिख रहा होगा कि माना किसी चालक तार में विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, तो चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B निम्न बातों पर निर्भर। पहला, चालक तार की अल्पांश लंबाई के समानुपाती यानी B समानुपाती डेल्टा L। दूसरा, बाह्य बिंदु P के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी B समानुपाती 1/r²। ये याद करना पड़ेगा कि B समानुपाती डेल्टा L, अब B समानुपाती 1/r²। ठीक है ना, और धारा ज्यादा बहेगा तो भी तो ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो तीसरी बात, चालक तार में प्रवाहित धारा के अर्थात B समानुपाती, अब देखिए और साइन थीटा के भी क्या होगा? समानुपाती। थ्योरी ना याद हो पाए तो लिख दीजिएगा B समानुपाती साइन थीटा, बस। उपरोक्त चारों नियमों को ध्यान देखेंगे तो डेल्टा L और I और साइन थीटा ऊपर हैं, तो तीनों कहां लिखे गए? ऊपर। r² आपका नीचे है, तो कहां लिखा गया? नीचे। फॉर्मूला बन गया B समानुपाती डेल्टा L I साइन थीटा अपान r²। अब जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा? कोई ना कोई अचर राशि। अगर समानुपाती का चिन्ह हटेगा, जला दो बत्ती को, अगर समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कोई ना कोई अचर राशि आएगी। ठीक, चलिए अब देखिए, तो B समानुपाती I डेल्टा L साइन थीटा बटे r², ये बायो-सेवर्ट का नियम है। इसका नियम है। अब जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो इसका समानुपाती की जगह पे आता है μ0 अपान 4 पाई। क्या आता है? इसके जगह पे आएगा μ0 अपान 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बटे, जहां μ0 निर्वात की चुंबकशीलता या पारगम्यता है। अब μ0 अपान 4 पाई बराबर 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब μ0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर। मात्रक याद कर लीजिए, कई बार पूछा गया है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक, μ0 अपान 4 पाई का मान 10⁻⁷ है। अब केवल μ0 का पूछेगा तो 10 की घात जो 4 पाई है गुणा हो जाएगा। तो इतना तो आपको आता ही है। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चालक तार के अनंत लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कोई अनंत लंबाई का चालक तार होगा, इनफाइनाइट लेंथ का, तो उसके कारण क्या होगा? ठीक है, चालक तार के अनंत लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की, तो मान लें कि माना किसी अनंत लंबाई की धारावाही चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, भाई लंबाई अनंत मान लिए हैं, तो हमें इस चालक तार के लंबवत r दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो निम्न बातों पर। पहली बात, चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है चालक तार में प्रवाहित धारा के, मतलब धारा I का मान अगर ज्यादा होगा, ठीक है, अगर धारा I का मान ज्यादा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? ज्यादा। अरे भाई ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ज्यादा ही तो होगा, तो सही बात है। तो चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती यानी B समानुपाती साइन थीटा होगा, ये बात समझ लीजिए, मतलब B समानुपाती I। नेक्स्ट, चालक तार के लंबवत दूरी पर स्थित बिंदु P के
इन चालक तार से लंबवत दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यानी बी समानुपाती 1/, देखो वहां पे आर स्क्वायर था क्योंकि वो अनंत नहीं था, यहाँ अनंत है इसलिए केवल आर होगा। तो दो ही बातें हैं, बी समानुपाती आई, बी समानुपाती 1/r। मतलब दूरी के बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कम। तो सब जानते हैं चुंबक है और उसके पास सिक्का रखेंगे तेज खींच लेगा, दूर रखेंगे तो धीरे धीरे तो खींचेगा, हो सकता है ना भी खींच पाए। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि बी समानुपाती आई हो गया, अब बी समानुपाती जो है 1/r हो जाएगा, कोई समस्या। अब देखो आगे देखा जाए तो समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को तो बी समानुपाती आई अपान आर। अब ये मिलाते कैसे हैं, सबको मालूम चल गया। अरे आई ऊपर है आर नीचे, तो आई ऊपर आर नीचे। अब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कौन आता है, अचर राशि आती है, अचर राशि। अब वो अचर राशि कौन सी होगी ये वैज्ञानिक तय कर चुके हैं, ठीक है ना, तो इसमें हम लोग नहीं कर सकते। म्यू नॉट अपान 2 पाई आता है, क्या आता है। अब हमारी हैबिट यहाँ 4 पाई की है, इसीलिए 2 से गुणा ऊपर 2 से गुणा, तो 2 का गुणा कर देंगे तो 2i, 2 दूनी, तो b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई 2i अपान r। याद कर लीजिए फॉर द इनफाइनाइट लेंथ, अनंत लंबाई के लिए। अब सवाल पूछेगा, आपको करंट दे देगा, दूरी दे देगा, b का मान पूछेगा और आप परीक्षा में करेंगे कैसे होगा। अरे फार्मूला याद करिए, b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई 2i अपान r। 6 नंबर में पूछता है ये, 2 ही 3 तो इस चैप्टर में है और चित्र इसका बना दे रहे हैं, हल्का बना हुआ है हम बना दे रहे हैं। चित्र बहुत आसान है, एक तार बना दीजिए सीधा, चाहे 13, आपकी इच्छा, और एक ऐसे बिंदु बना लीजिए P और करंट दिखा दीजिए I, हो गया, और दूरी R, इसका चित्र यही होगा, सबसे आसान चित्र। एक सीधा तार, करंट I दिखा दो और कुछ दूरी पे बिंदु P दिखा दो, हो गया। कोई दिक्कत? तो ये 6 नंबर में आते हैं, इसके पिछला वाला और ये एक और है, 3 है, 3 में से 6 नंबर के आने की संभावना होती है, अब कुछ नहीं है। फिर वही लिख देना कि जहां म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या है, एक नियतांक है, म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या है, जिसका मान 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। और म्यू नॉट को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, क्या बोलते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता। पर्याप्त है 6 नंबर के लिए। चलिए अगला हेडिंग है, अगला हेडिंग है किसी धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लगने वाला बल। किसी धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उस पर लगने वाला बल 2024 के सेट में आ चुका है, ये कराए भी थे हम, ठीक है। तो चलिए, तो सेट आप लोग अंसार पेपर देखा करिए, सेट विज्ञान के 3 हो चुके हैं ना, तो आज चौथा सेट कराएंगे, चौथा सेट कराएंगे, तो थोड़ा ध्यान दिया करिए। चलिए, तो किसी धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला बल, किसी धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उस पर लगने वाला। अब फार्मूला अगर याद है, देखो याद होता कैसे है, अगर फार्मूला याद है, F बराबर आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल, तो लिखेंगे बल धारा के समानुपाती, बल चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती, बल लंबाई के समानुपाती, अब बल उस चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती। अगर केवल फार्मूला याद है तो 5 लाइन तो इसे लिख लेंगे आप। देखिए कहां शुरुआत करना है, देखिए माना एल लंबाई का कोई चालक जिसमें धारा आई, इस धारावाही चालक तार को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण पर चुंबकीय क्षेत्र से रखा गया है, जो इस पर बल आरोपित करता है। अब लगाया गया बल निम्न बातों पर निर्भर करता है, तो अपने मन से लिखिए। माना कोई एल लंबाई का चालक तार है जिसमें धारा आई और यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण पर, तो हमें इस चालक पर लगने वाले बल को ज्ञात करना, जो निम्न बातों पर। चित्र आसान है, चुंबकीय बल रेखाओं को समांतर दिखा दीजिए, ये मोटा वाला कोई चालक रख दीजिए, एंगल थीटा, धारा आई, लंबाई एल। अब देखो निम्न बातों पर निर्भर करता है, तो पहला क्या होगा, लगने वाले चुंबकीय बल तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। लगने वाला चुंबकीय बल चालक तार में प्रवाहित धारा के, अर्थात F समानुपाती। दूसरा, चालक तार के लंबाई के, अर्थात F समानुपाती
कोई समस्या वाली बात? तीसरा, बाह्य एक समान चुंबकीय क्षेत्र के, बाह्य एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती, अर्थात F समानुपाती। कोई समस्या? अरे F बराबर IBL फार्मूला बताए हैं, देखो फार्मूला यही ना है, F बराबर IBL साइन थीटा। तो I के समानुपाती, B के समानुपाती, L के समानुपाती, साइन थीटा समानुपाती। ये तो बोला गया है कि लगने वाले चुंबकीय बल के समानुपाती, मतलब चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती, चालक तार के लंबाई के समानुपाती, और बाह्य एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती। 3 हो गए। चौथा, धारावाही चालक तार व चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती। चारों नियमों को मिलाने पर F बराबर IBL। अब समानुपाती हटेगा तो कोई ना कोई अचर राशि, तो यहाँ पे अचर राशि कौन आता है? K। अब प्रयोगों जहां K एक अनुक्रमानुपाती, जिसका मान प्रयोगों द्वारा तो 1 रखेंगे तो क्या बचेगा? IBL साइन थीटा। ये फार्मूला याद होना, IBL साइन थीटा। अब देखो कुछ स्थितियां हैं, विशेष स्थितियां हैं। कह रहा है कि जब चालक तार में धारा न प्रवाहित हो, तो भाई जब चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं होगा तो IBL साइन थीटा, तो I का मान क्या हो जाएगा? 0, और 0 से गुणा करेंगे तो कुल 0। वही लिखा है कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित ना हो, धारा प्रवाहित ना हो का मतलब क्या है? I का मान 0। और जब बताइए आप ही लोग कि I का मान 0 हो जाएगा तो टोटल बल भी क्या होगा? 0। मतलब इस स्थिति में चालक पर कोई बल काम। अगला, यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा ले, क्या करें? तो हटा ले तो कौन 0? B 0। अब B 0 तो फिर से F 0। अरे F बराबर IBL साइन थीटा है, इन 4 में से कोई भी अगर 0 होता है तो सब 0 हो जाएंगे, तो गुणा करने पे 0 ही आएगा। ठीक है ना, ये हो गया। चलो नेक्स्ट, तीसरा स्थिति है कि जब चालक तार को क्षेत्र के दिशा में रख दें, तो जब उसी की दिशा में रख देंगे तो एंगल कितना बनेगा? 0, और साइन 0 का मान 0 होता है, तो IBL साइन 0, IBL साइन 0 का मान 0, F का मान आ गया 0, 0 इसका हो जाएगा। कोई समस्या? चौथा, विपरीत क्षेत्र में रखने पर, तो विपरीत में रखेंगे तो 180 होगा, अब साइन 180 का भी मान 0 ही होता है। ठीक है, तब भी स्थिति में 0 ही होगा। पांचवा, जब चालक तार को क्षेत्र के लंबवत दिशा में रख दें, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तार ऐसे रख दो, तो लंबवत में रखेंगे, तो लंबवत में रखेंगे तो थीटा का मान, तो F बराबर IBL साइन थीटा, यानी साइन 90। F बराबर IBL और साइन 90 का मान, तो F मैक्स बराबर IB, अधिकतम होता है IBL। जब भी सवाल पूछता है कि अधिकतम बल बताइए, अब बच्चे परेशान, सर थीटा दिया ही नहीं है, तो भाई अधिकतम है तो थीटा 90 मान लीजिएगा। अगर थीटा दिया है तो ठीक है, और थीटा ना देके आपसे अधिकतम बल पूछ ले तो आप थीटा 90 मान लेंगे। ठीक, सवाल है इसके। तो एक और है अंतिम डेरिवेशन, सेम है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, तो माना कोई प्लस Q कूलाम का आवेश बाह्य एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में U वेग से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है, तो गतिमान आवेश पर एक चुंबकीय बल जो निम्न तथ्यों पर, मान लो कि माना कोई प्लस Q कूलाम का आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से या U वेग से थीटा कोण से प्रवेश करता है, तो हमें इस पर लगने वाला चुंबकीय बल का व्यंजक ज्ञात करना है, जो निम्न बातों पर, मतलब अपनी भाषा में बोले, जरूरी नहीं कि जो हम किताबी भाषा है वही लिखिए। अब तो पहला, आवेश के समानुपाती, तो F समानुपाती Q। दूसरा, वेग के F समानुपाती U। अब Q U B के भी होगा। तो तीसरा है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती, तो F समानुपाती B। और चौथा है आवेशित कण के वेग की दिशा व बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के बीच के कोण के ज्या के, यानी F समानुपाती। उपरोक्त चारों नियमों को, चारों ऊपर ही थे, तो Q U B साइन थीटा, Q U B साइन थीटा, F बराबर K
क्यू यू बी, तो प्रयोगों द्वारा के बराबर 1 होता है, तो के का मान 1 रखेंगे तो क्यू यू बी साइन थीटा होता है, याद कर लो, ठीक है ना। चलो अब आगे देखो, विशेष स्थितियां, यदि कण उदासीन है, कण क्या है, तो उदासीन है तो आवेश का मान क्या होगा, 0। अगर उदासीन है तो आवेश Q का मान क्या होगा, तो आवेश Q का मान 0 होगा। तो इस फार्मूला में रख के ट्राई कर लीजिए, F बराबर होता है क्यू यू बी साइन थीटा, यू का मान 0, क्यू का मान 0, सब 0, तो मतलब उदासीन वस्तु पर कोई बल, चुंबकीय बल नहीं लगेगा। नेक्स्ट, जब आवेश क्या हो, स्थिर होगा तो उसका वेग क्या होगा, अब वेग 0 हो गया तो बल क्या होगा, 0। नेक्स्ट, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या विपरीत दिशा में गति करे, दिशा में करेगा तो थीटा 0 होगा, विपरीत दिशा में करेगा तो, अब दोनों ही कंडीशन में क्या होने वाला है, क्योंकि साइन 0 का मान, साइन 180 का मान, साइन 360 का मान, साइन 540 का मान, जोड़ते जाओ, 180 जोड़ते जाओ, 0 ही प्राप्त होगा। साइन 0 में अब तुम 180 जोड़ते जाओ क्रम से, वो साइन 0 ही उसका मान होता है, ठीक है। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे, कैसे प्रवेश करे, तो 90 डिग्री पर प्रवेश करता है, तो इस कंडीशन में थीटा का मान 90 होता है। और जब थीटा का मान 90 होगा तो F बराबर क्यू यू बी साइन थीटा, साइन 90, साइन 90 का मान 1, तो मैक्सिमम फोर्स आता है क्यू यू बी। तो यहां भी जब अधिकतम कहेगा तो अधिकतम के शर्त में क्या मानेंगे, 90, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब लारेंज बल तो बहुत छोटा सा है, इंपॉर्टेंट है। गतिमान आवेश को बाह्य विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्र द्वारा बल आरोपित होता है। इन बलों को योग को क्या कहते हैं, लारेंज बल, यानी चुंबकीय बल और वैद्युत बल का जो योग होता है वो लारेंज बल कहलाएगा, ठीक। अब तो चुंबकीय बल होता है, अभी पढ़े हैं क्यू यू बी साइन थीटा, अब विद्युत बल क्या होता है, क्यू ई। तो फार्मूला आ गया लारेंज बल बराबर विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल। विद्युत बल का फार्मूला हो गया क्यू ई, इसका हो गया क्यू यू बी साइन थीटा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम, तो बाएं हाथ का नियम। तो इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा और उसके पास की दोनों उंगलियों को परस्पर लंबवत फैलाएं, ठीक है, प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, द्वितीय उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ही प्रदर्शित करेगा। अगला है नोट, अंगूठा धारा या ऋणात्मक की दिशा में होना चाहिए। अंगूठा जो है या तो करंट की दिशा में हो या तो ऋण आवेश के दिशा में होना चाहिए, मतलब अंगूठा नहीं, अंगूठा नहीं होगा यहाँ पे, अंगूठा नहीं, यहाँ पे ये प्रथा जो ये वाला है उंगली, मतलब जो धारा की दिशा वाली उंगली है, या तो धारा की दिशा में करो या तो ऋणावेश की दिशा में करना है, ठीक है ना। अगला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये वही चीजें हैं FBI। अब दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, तो इस नियम के अनुसार यदि हम किसी चालक तार में, यदि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को, ठीक है, चालक तार में प्रवाहित धारा के दिशा में कर ले, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, ये इसका नियम है। अब चुंबकीय फ्लक्स, तो किसी तल से होकर गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं की माप चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। किसी चुंबकीय क्षेत्र तथा उसके लंबवत किसी तल के क्षेत्रफल के गुणनफल को उस क्षेत्र से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका फार्मूला याद कर लीजिए, फाई बराबर बी ए और फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। चुंबकीय फ्लक्स यहाँ फाई है ना, तो इसको याद कर लीजिए। इसका मात्रक वेबर होता है, इसके फार्मूले आ सकते हैं, वेबर। फराडे का नियम अब शायद सिलेबस में नहीं है, क्या है, तो फराडे का नियम सिलेबस में है नहीं और आपको देखना है, देख लीजिए, क्योंकि मोटर जनरेटर सिलेबस में था, हट गया। अब एसी डीसी धारा देख लीजिए। एसी धारा ऐसी विद्युत धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलता रहे, उसे क्या कहेंगे, और ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ ना बदले, उसे क्या कहेंगे, दिश धारा।
ये प्रत्यावर्ती का सिंबल हो गया, ये दिश का सिंबल हो गया। फिर एसी विद्युत परिपथ में अधिकतम मान वर्ग माध्य मूल मान होता है, अदिश धारा में अधिकतम व वर्ग माध्य मूल मान एक समान नहीं होता है, मतलब इसमें अलग अलग होता है, इसमें मान होता ही नहीं है, ये लिखा हुआ है। तीसरा, गति के कारण जो भी धारा उत्पन्न होती है वह एसी धारा ही होती है, जैसे जनरेटर से, और स्थिरता के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे दिश धारा कहते हैं, जैसे बैटरी हो गया, सोलर प्लेट हो गया, थर्मोकपल, इससे हमेशा डीसी मिलेगा। एसी विद्युत धारा में स्किन इफेक्ट अधिक होता है, इसीलिए खंभों पर तार देखते हैं पतले पतले लपेट के बनाए जाते हैं, और डीसी विद्युत धारा में त्वरित प्रभाव त्वचिक प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि डीसी में धारा की आवृत्ति शून्य होती है। ठीक है, एसी विद्युत धारा का प्रयोग घरों में विद्युत उपकरण को चलाने के लिए, औद्योगिक कंपनियों में, वेल्डिंग मशीन में, इन जगहों पे किया जाता है। लेकिन जो डीसी है इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के बैटरियों को चार्ज करने में, बच्चों के खिलौनों में, इन जगहों पर होता है। ठीक है, अब अगला हेडिंग है परिनालिका। तो यदि किसी चालक तार को बेलन नुमा कुंडली के रूप में, ठीक है, इस प्रकार लपेटा जाए कि कुंडली का व्यास लंबाई की अपेक्षा बहुत छोटा हो, तो इस प्रकार की व्याख्या को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होती है, अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। यदि परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो एक सिरा उत्तरी ध्रुव और एक सिरा दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। अगला हेडिंग प्रश्न है ये कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन शॉर्ट सर्किट कब होता है ना? तो जब घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं? लघु पथन। और क्यूरी ताप, जिस ताप पर चुंबकत्व समाप्त हो जाए उसे क्या कहते हैं? क्यूरी ताप। और अंतिम प्रश्न है आपका, भू संपर्क तार क्या है? ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, भू संपर्क तार किस रंग का होता है? हरे रंग का। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।